एसडीएम का, एसएसपी का, दरोगा का, सीओ का, एसपी का, सीओ का। नगीना से सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मानव मानव एक समान बहुजन समाज भाईचारा सम्मेलन में दिखाई अपनी सियासी ताकत। चंद्रशेखर आजाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सभी के बच्चे को समान शिक्षा नीति मिलनी चाहिए। और आगे चंद्रशेखर आजाद ने क्या क्या कहा, सुनिए। या मुख्य सचिव का, एसडीएम का, एसएसपी का, दरोगा का, सीओ का, एसपी का, सीओ का, पटवारी का, सेक्रेटरी का, गांव के प्रधान का, जिला पंचायत सदस्य का, विधायक के, सांसद के बेटे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, जहां किसान मजदूर का बेटा पढ़ता है। आगे होगा क्या परिवर्तन होगा कि स्कूल भी अच्छे होंगे, स्कूल में फर्नीचर भी अच्छा होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, टीचर भी सारे होंगे, और स्कूल उसी प्राइमरी स्कूल से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील जज भी बनकर निकलेंगे। आज तो क्या हुआ है, ये बात मैंने क्यों रखी, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल और अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल। और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता तो है, लेकिन मास्टर जी की ड्यूटी कहीं पोलियो में लग रही है, कहीं वैक्सीन में लग रही है, कहीं जनगणना में लग रही है, कहीं किसी और चीज में लग रही है, कहीं बीएसएस साहब के स्वागत में लग रही है, कहीं जिलाधिकारी जी के दफ्तर मीटिंग में लग रही है। तो ना मास्टर बेचारा पढ़ा पा रहा है, ना बच्चे पूरी देश में। आगे देखना, आज तो 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए की फीस जमा होती है प्राइवेट स्कूलों में, वो फीस जमा नहीं होगी, वो सारा पैसा आपका बचेगा और आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई मिलेगी कि वो पढ़ लिख के मुख्य धारा में खड़ा हो पाएगा। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट में नौकरी मिलेगी, और प्राइवेट में नहीं करेगा तो अपना रोजगार कर पाएगा, यहाँ पढ़ेगा, विदेश में जाके काम करे, आपके हाथ को फैलने नहीं देगा, आपको इज्जत की जिंदगी दिलाने का काम करेगा। अब मैं सोचता हूँ कि बदलाव क्यों नहीं हो रहा, मैं तो सोच रहा हूँ सरकार क्यों नहीं सोच रही, तो मेरा ध्यान ये पड़ता है कि सरकार इसलिए नहीं सोच रही क्योंकि सरकार के नेताओं के तो स्कूल है, सारे मंत्रियों के सारे अगर सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उनके स्कूल में होंगे प्राइवेट तो वो इसको कर देते, लेकिन जब उनके स्कूलों में बात आती है अपना नुकसान थोड़ा करेंगे वो लोग, इसलिए काम नहीं होगा। लेकिन अगर ये काम हो गया तो आप समझते हैं एजुकेशन क्या है, आपके पास दो हथियार हैं, एक एजुकेशन, दूसरा वोट। और एजुकेशन ऐसा हथियार है कि जिसका बाप कोल्हू में काम करता हो, भट्टे में काम करता हो, खेतों में काम करता हो, सड़कों में काम करता हो, होटल में काम करता हो, किसी ढाबे में काम करता हो, उसका बेटा भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, आईएएस, आईपीएस तमाम पदों पर जा सकता है। और सोचे जिसका बेटा जज बनेगा, क्या उसके बाप को किसी के खेत में काम करना पड़ेगा, उसके बाप को कोल्हू के भट्टे में काम करना पड़ेगा? ये छलांग है, ये छलांग है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चाचा बच्चों की कुर्बानी से हमें संविधान में दी है कि पढ़ लिख के आप भी छलांग लगा के आगे बढ़ सकते हो, मुख्य धारा में बढ़ सकते हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर का प्रयास है। मैंने पार्लियामेंट में कहा, मैं पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा कि पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, जो हुआ तब हुआ, तब हम लोग नहीं ध्यान, हम लोग हैं। आगे इस तरह का जुल्म हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे और जुल्म का मुकाबला हम लोग करेंगे। इसलिए कहना, मैं आने के भविष्य में बात कर रहा हूँ कि आने वाला कल कैसा होगा अगर आपने जिम्मेदारी से बात समझ ली। मैंने कहा कि हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए और आपको नहीं पता, मैंने झेला है, मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैं उनका इलाज नहीं करा पाया। और मैं धन्यवाद दूंगा नगीना के लोगों को, आज मेरे पास दिन में 10 लोग आते हैं कि हमें इलाज के पैसे नहीं है, मैं एक पत्र लिखता हूँ और प्रधानमंत्री जी को लिखता हूँ और वहां से पैसा सैंक्शन होता है और एक महीने में उस परिवार के खाते में आता है या अस्पताल में जाता है, हजार लोगों की परेशानियां दूर होने का काम होता है। ये शक्ति मुझे नगीना के लोगों ने दी। मैं जब पत्र पढ़ता हूँ, किसी को 3.5 लाख रुपए का अनुदान मिला, किसी को 1.5 लाख रुपए का अनुदान मिला, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं उनको मिला नहीं हूँ, लेकिन लोग आकर मुझसे कहते हैं कि एमपी साहब एक लेटर लिख दो, और आज लोग कहते हैं लिख दोगे, मैं उनसे कहता हूँ हाथ क्यों जोड़ रहे, तुम ही लोगों ने तो बनाया, तुम मेरे आगे हाथ जोड़ रहे, तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, तुम बस मुझे बताओ क्या करना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो अपने पिता को नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने ये उस दिन संकल्प ले लिया था कि आने वाले समय में इतनी मेहनत करेंगे कि कोई गरीब अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने पिता को, अपने भाई को
अपनी बहन को इसे इतना बोले कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये जो हेल्थ सिस्टम है, ये हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि जहां सरकारी अस्पतालों में अगर अच्छा इलाज कराना हो ईमानदार से बताओ, सरकारी अस्पताल में जाओगे, प्राइवेट में ईमानदार से बताओ, जोर से बताओ। ऐसा क्या हो गया कि प्राइवेट में जाने का मन करता है? इसका कारण यह है कि जब सरकारी अस्पतालों के हालात देखते हैं तो ना तो एक्सरे मशीन, ना ईसीजी मशीन, ना एमआरआई मशीन, ना कोई टेस्ट हो रहा है, ना डॉक्टर है, ना दवाइयां है। तो हमारे मन में लगता है कि अगर अपने आदमी को बचाना, अपने परिवार के व्यक्ति को बचाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाओ। और प्राइवेट हॉस्पिटल अगर जाओगे तो जेब में एटीएम लेके जाना पड़ेगा। कभी कभी इलाज कराने के चक्कर में घर बिक जाता है, कभी कभी इलाज कराने के चक्कर में जमीन बिक जाती है, कभी कभी इलाज कराने के चक्कर में आदमी कर्जदार हो जाता है। और मैं सोचता हूँ ये जो नेता कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए बहुत अच्छे स्कूल बनाए, बहुत अच्छे अस्पताल बनाए, और ये नेता अपने बच्चों की पढ़ाई विदेश में कराते हैं, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये हमें धोखा देने का काम करते हैं, हमें बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती और सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छा होता तो ये अपना इलाज विदेशों में नहीं कराते, होटल में नहीं कराते, मैच में नहीं कराते, ये भी सरकारी अस्पताल में जाया करते, क्योंकि ये जानते हैं सरकारी अस्पताल में तो सुविधा नहीं है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप चाहते हैं बदलाव हो, आपकी नीयत बदलाव की है, तो हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा बनाओ कि जिस अस्पताल में गरीब का इलाज होता है वहां सरकार के मंत्री का, सरकार के विधायक का, सरकार के मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति जी का, केंद्र के सचिव का, स्टेट के सचिव का, डीजीपी का, प्रमुख सचिव का, चीफ सेक्रेटरी का, और डीएम का, कमिश्नर का, एसपी का, सीओ का, एसएसपी का, दरोगा का, इंस्पेक्टर का, हेड कांस्टेबल का, गांव के प्रधान का, जिला पंचायत सदस्य का, विधायक का, उनका इलाज भी बीमार होने पे उन्हीं अस्पतालों में होना चाहिए। भाई यही कहते हैं निजाम से, क्या कहते हैं निजाम से कि अस्पताल हमने इसमें सारी सुविधा दे दी, तो भाई सुविधा दे देगा इसमें क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो सच को जानते हैं कि वहां सुविधा नहीं। और इलाज में कितने पैसे की जेब करके आप जानते हो नहीं जानते हो? अगर प्राइवेट में जाओगे तो 500 रुपए का पर्चा काट देगा, एकदम से काटेगा नहीं काटेगा? ये तो बिना बात करने की फीस है। उसके बाद तो जैसे जैसे उसकी कलम चलती है वैसे वैसे जेब तेजी से करती है, क्योंकि सेटिंग है। कैसी सेटिंग? जहां से दवाई लिखेगा उस मेडिकल स्टोर पर सेटिंग है, जहां से टेस्ट लिखेगा उस स्टोर पर सेटिंग है, कमीशन चलता। तो मैंने कहा कि बदलाव अगर करना है तो बदलाव तभी होगा जब हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा जब नेताओं का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, उनके परिवार का, जब डीएम का बच्चा अस्पताल में होगा, जब एसएसपी का बच्चा अस्पताल में होगा, और बराबर के बैंड में हम गरीबों का बच्चा बड़ा होगा, तो आप देखना डॉक्टर भी मिलेगा, मशीनें भी सारी होंगी, टेस्ट भी सारे होंगे, और इलाज भी सही समय पर, दवाई भी सारी मिलेगी, हाथ के पर्चा भी निकाला जाएगा। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि रिफॉर्म हो, लेकिन अभी हम लोग उतनी शक्ति में नहीं है, जितनी शक्ति हमें है उतनी शक्ति से हम लोग आवाज उठाने का काम करते हैं। आज इस देश में मैंने 2 हथियारों की बात करी, एक हथियार मैंने एजुकेशन के तौर पर बता दिया, और एक हथियार जिस हथियार की ताकत से मैं यहाँ खड़ा हूँ वो हथियार है बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से मिली हमें वोट। ये वोट हमारी ताकत है। अगर ये वोट हमारे पास ना होगी तो ये बड़े बड़े कूटे वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े पैसे वाले राजा महाराजा जो खुद को मानते हैं, ये गरीबों के बच्चों में प्यार नहीं रखते, ये किसानों के पैर नहीं छूते, ये मजदूरों के बराबर नहीं बैठे। ये तो वोट हमारे पास है, ये वोट इनको खींच के लेकर आती है। जब वोट हमारे पास है तो ये आके हमारे पैर पकड़ के कहते हैं कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे चाचा हो, आप मेरी बुआ हो, आप मेरी बहन हो। क्यों? क्योंकि आपके पास, और इसलिए वोट चली गई। उस दिन आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। इस वोट के होने के बावजूद ये नेता 5 साल आपके बच्चे में वापस यहाँ से चुनाव लड़ा आते हैं। आज ईमानदार नेताओं के होते, वोट के होते। आज भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं रोज सुनता हूँ, मैं रोज अधिकारी को लिखता हूँ, सीधे को लिखता हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहां से आदमी जानवर भी नहीं कर सकता। अगर ये सरकारें हमारे लिए हैं और ये नेता हमारे लिए काम करते हैं तो जिस जगह में हम चलते हैं उस जगह को भी बदलाव क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि इनका लक्ष्य नहीं है बदलाव करने का। ये जानते हैं कि जनता है भूल जाएगी, क्या करेगी, इनको वोट देना, वोट देने के बाद भूल जाएगी।
फिर अगली बार चले जाएंगे हाथ जोड़ने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा हथियार हमें दिया कि कंकर जो सड़कों में घूमता था, आपके लिए लड़ाई लड़ता था, आपके वाली भाई का काम करता था, जिसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था, जिसके ऊपर लाठी चलाते हुए पुलिस के डंडे कभी कमजोर नहीं पड़ते थे। आपकी वोट की ताकत से आज मेंबर पार्लियामेंट बन के चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में खड़े होकर आपसे आंख मिला के आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप बहुजन समाज को सपोर्ट करते हैं और बहुजन विचारधारा से प्रेरणा लेते हैं तो हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।